होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कम होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर और कम हो जाते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर और कम हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये कौन सा आ गया, पिरामिड ऑफ नंबर। ये को कौन खा सकता है, दैट इज ईगल खा सकती है। तो देखो हर एक फूड चेन आपस में क्या है, कनेक्टेड है। जैसे देख, जैसे स्नेक को चूहा ना मिला, वो डियर खा सकता। मर्ज प्लांट थे, फिर आस्ता आस्ता फ्लोटिंग लीफ प्लांट आए, फिर रीड स्वैम्प्स आए, फिर मार्शी मेडोज आए, और इन फ्लोटिंग प्लांट्स के साथ ये यंग फॉरेस्ट होगा, फिर मैच्योर फॉरेस्ट होगा, और फिर क्लाइमैक्स फॉरेस्ट होगा। हो रहा क्या है कि बैरन लैंड के ऊपर अलग अलग कम्युनिटी के प्लांट। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा माइक टूट गया था, आज नया माइक आया है, शो ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा माइक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक है। थोड़ा सा आस्ता भी बोलूंगा, जोर से सुनाई दे गा मेरी जान। अच्छा, पहली वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, बस वहां पे आप ये बोल रहे थे सर जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जोश में आके पढ़ाते हो वैसे आप ईवीएस जोश में आके नहीं पढ़ा रहे हो। इसका पहला रीजन ये है कि मुझे ईवीएस थोड़ी बोरिंग लगती है, और दूसरा रीजन ये है कि वो सुबह का टाइम था जब मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड किया था, और सुबह सुबह मैंने ना मुंह धोया, ऐसे ही उठ के सिर्फ स्टाइलस पकड़ा और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की, लाइट्स ऑन की, और मैंने स्टार्ट हो गया था। बट आगे की वीडियो में आपको वो पुराने वाला जोश मिलने वाला है। वीडियो नंबर 2 मतलब चैप्टर नंबर कौन सा, द चैप्टर इज सेकंड चैप्टर, दैट इज इकोलॉजी। 70 में से 70 लाने हैं, दिल से पढ़ाऊंगा, पेपर यहीं से आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप पे जाएंगे। बेसिक, बिल्कुल बेसिक। व्हाट डू यू मीन बाय What do you mean by ecology? आपको इकोलॉजी से समझ क्या आता है? देख, अगर मैं मोटा माटी बोलूं, मतलब अगर मैं इकोलॉजी को अच्छे से डिफाइन करूं, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। जब आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। मतलब मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, वो मेरा इन्वायरमेंट है, एयर मेरी इन्वायरमेंट है। जब मैं एयर और उस बंदे के रिलेशनशिप को पढ़ूंगा वो क्या आ गई, दैट इज इकोलॉजी। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग, मतलब वो बंदा, एंड देयर नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब जो वो एयर थी। मतलब इनडायरेक्टली मैं स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को इकोलॉजी बोल रहा हूं। इन्वायरमेंट मतलब मेरे इर्द गिर्द की चीजें, और इर्द गिर्द में मैंने अभी क्या बोला, एक बंदा खड़ा है और उसके वो किस में है, एटमॉस्फेयर में है। वो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देख, मुझे इकोलॉजी का मतलब पता है कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, तो सारे साइंटिस्ट यही आके बोलेंगे ना, कोई अलग अलग अंदाज में बोलेंगे कि भाई साहब आसपास की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। कोई एग्जैक्ट बोलेगा एवरीथिंग अराउंड यू इज द इकोलॉजी, कोई बोलेगा सराउंडिंग अराउंड यू इज द इकोलॉजी। चाहे वो अर्नेस्ट हैकल हो, चाहे वॉर्मिंग हो, चाहे फेडरिक क्लाइमेट हो, सबका यही कहना है कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। एक बेस्ट डेफिनेशन है अर्नेस्ट हैकल की, क्या है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये एक स्टडी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पे उसने नाम क्या इस्तेमाल कर दिया, एनिमल्स, और उसके सराउंडिंग क्यों, उसी को आप क्या बोलते हो, दैट इज इकोलॉजी। चुप करके अपने दिमाग में ये चीज डाल दे कि इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट की स्टडी। चुप करके अपने दिमाग में डाल दे कि इकोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ। ये दिमाग में रखना, ठीक। अच्छा, फिर क्या है कि भाई साहब अगर आप तू ध्यान से देखे, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, है ना, मेरी एक स्पीशीज है। बॉटनी वाले ये अच्छे से जानते हैं कि मेरी स्पीशीज का नाम क्या है, दैट इज होमो सैपियन। होमो सैपियन मेरा क्या साइंटिफिक नाम, हर इंसान का साइंटिफिक नाम होमो सैपियन है। मैं उस इंसान की प्रजाति का एक इंडिविजुअल हूं। बात समझिए, एक इंडिविजुअल हूं।
एक इंडिविजुअल हूं, मेरी एक स्पीशीज है। स्पीशीज कब बोलूंगा कि भाई जब वो सारे मेंबर एक प्रजाति के जो आपस में ब्रीड करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। जैसे मैं किसी इंसान से शादी करूंगा और मेरे बच्चे भी इंसान ही होंगे, सेम स्पीशीज के। मैं किसी बंदरिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी स्पीशीज अलग है, हम दोनों के बच्चे भी नहीं होंगे। स्पीशीज का मतलब हो गया वो सारे मेंबर जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। स्पीशीज, ये स्पीशीज एक जगह इकट्ठे होते हैं तो बनाती हैं पॉपुलेशन। ह्यूमन की एक पॉपुलेशन है, हम कितने हैं? तकरीबन 8 बिलियन, 800 करोड़ हैं पूरी दुनिया में। अब इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर एक इंसान मरे क्या पूरी पॉपुलेशन या पूरी स्पीशीज खत्म हो सकती है? ना। वैसे बर्ड्स की ऐसी मतलब जैसे स्पैरो है तो स्पैरो एक स्पीशीज है, अगर वो स्पैरो की स्पीशीज देखा जाए तो उसकी एक पॉपुलेशन है। बात समझ गए? नहीं है? अब देख, बहुत सारी पॉपुलेशंस, मतलब डॉग की पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन, स्पैरो की पॉपुलेशन, मॉस्किटो की पॉपुलेशन, वो बहुत सारी मिलती तो क्या बनता है? कम्युनिटी। और बहुत सारी कम्युनिटी को क्या बोला जाता है? बहुत सारी कम्युनिटी मिलती है तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। बात समझिए नहीं? बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है? बायोस्फीयर। ये जो मैंने ये लिख रखा ना, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। क्या बोला जाता है इसको? हायरार्की, इकोलॉजिकल हायरार्की। मैं रिपीट करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि मैं एक स्पीशीज का इंडिविजुअल हूं। बहुत सारे इंडिविजुअल एक स्पीशीज के पॉपुलेशन बनाते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन जुड़ के कम्युनिटी बनाती है, बहुत सारी कम्युनिटी होती तो इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम बहुत सारे होते तो बायोस्फीयर बनता है। मैं बायोस्फीयर पे भी बहुत अच्छे से बात करने वाला हूं। चलो जी आगे। अब मैं बोल रहा हूं टाइप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी है जब आप स्टडी करते हो किसकी? लिविंग का रिलेशनशिप क्या है नॉन लिविंग के साथ। जैसे मेरा रिलेशनशिप, वजाहिद सर का रिलेशनशिप ऑक्सीजन के साथ क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है। ठीक है, इसको बोलते, इसकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अगर आप ध्यान से देखो तो एक होता है ऑटो इकोलॉजी और एक होता है सिन इकोलॉजी। अगर आप ऑटो इकोलॉजी की बात करो तो ये क्या होगा? एक इंडिविजुअल, एक स्पीशीज का रिलेशनशिप उसके इन्वायरमेंट के साथ, मतलब सिर्फ सिंगली मेरा रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ क्या है? वो क्या है? ऑटो इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी क्या होगा? इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी क्या है कि भाई साहब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब यहां पे एक इंडिविजुअल था, यहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल किसके साथ रिलेशनशिप? इन्वायरमेंट के साथ। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसके साथ रिलेशनशिप है? दैट इज इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये आगे 3 तरह की है, एक है पॉपुलेशन इकोलॉजी, दूसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी और तीसरा है बायोम इकोलॉजी। क्या होगा? देख, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होगी कि एक ही पॉपुलेशन के बहुत सारे स्पीशीज, एक ही पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल, मतलब स्पैरो अगर एक स्पीशीज की पॉपुलेशन है तो उसकी बहुत सारी स्पैरो, उसका रिलेशनशिप किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे इंडिविजुअल एक स्पीशीज पॉपुलेशन के इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या वो कैसे इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग, मैं, अशरफ, बशीर, नजीर, ये किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड हैं, दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। फिर एक कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या होगा? बहुत सारी पॉपुलेशन, मतलब ह्यूमन की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन, डंकी की पॉपुलेशन किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। और बहुत सारी कम्युनिटी मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? कम्युनिटी। बहुत सारी कम्युनिटी का रिलेशनशिप इकोलॉजी के साथ क्या बोलेंगे? बायोम इकोलॉजी। अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी? इकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? इकोलॉजी, देख, इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देख, जैसे मेरा एक रिलेशनशिप है नॉन लिविंग थिंग के साथ, मतलब एयर के साथ, सॉइल के साथ, पानी के साथ। अब देखना, सॉइल तुझे क्या देती है? लैंड। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो एक एग्रीकल्चर करते हो इकोलॉजी में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा, जंगलात तुझे लकड़, मेडिसन, कोल, क्या क्या नहीं देता? ऑक्सीजन, फ्रूट्स,
पेस्ट कंट्रोल्स, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स यूज होते हैं। समझ आया कि नहीं है? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कंजर्व करना है, ऐसा नहीं है कि पूरी सॉइल यूज कर ली, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई सॉइल बची नहीं है। कंट्रोल ऑफ फ्लड, फ्लड को कंट्रोल करना है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि भाई साहब आप प्लांट सारे काट गए, फ्लड आया, वो जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की वो होल्ड करके रखती है किसको, दैट इज जमीन को। तो अब प्लांट ही नहीं, उसके रूट ही नहीं, तो सॉइल फ्लड में लेके चले जाएगा ना। बस में, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट में आपने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो क्या बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो सुनामीज आएंगी, फ्लड्स आएंगे। तो हमने इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझना है, अपना रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ समझना है कि हमने अपने आप को पीसफुली हार्मनी के साथ इन्वायरमेंट के साथ रखना है। व्हाट इज इकोलॉजी? अब कट शॉर्ट तुझे मैं बोलूं तो स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। जब आप इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, इकोलॉजी। व्हाट इज इन्वायरमेंट? द सराउंडिंग अराउंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। जो उसको सराउंड करके रखता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ये हमारे इर्द गिर्द का ही एक पार्ट है। वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इंटरेक्ट, जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग क्या करता है, इंटरेक्ट। जहां पे में और ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट, उसको इंटरेक्ट। इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, घुलते मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन मेरे अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन लिविंग, और मैं क्या हूं, लिविंग। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ये नेचर का फंक्शनल यूनिट है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, जैसे मेरा और एयर का एक इकोसिस्टम, मछली और पानी का एक इकोसिस्टम, एक पेड़ यहां सामने बाहर सेब का पेड़ लगा है वो, और एयर का क्या है, दैट इज एक इंटरेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग को, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, इकोसिस्टम बोल रहा हूं। इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, ए.जी. टांसले ने। शुड आई रिपीट? नो सर, आगे चलते। इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है, एज स्मॉल एज द ड्रॉप ऑफ वाटर। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में बैक्टीरिया होगा, वो इस पानी के साथ रिएक्ट करेगा, इस पानी का ऑक्सीजन इसके पास जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। इकोसिस्टम इज एज बिग एज द ओशन, जहां पे बहुत सारा पानी होगा और बहुत सारी मछलियां उस पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, जो नेचर या गॉड ने बना के रखा होगा, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पाउंड हो गया, और आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन बना के रखते हैं, जैसे एक्वेरियम वगैरह हो गया। एक्वेरियम में क्या होता है, पानी, और हम उसमें क्या क्या डाल के रखते हैं, मछलियां डाल के रखते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा हो गया, ये वाला नेचुरल इकोसिस्टम। ये नेचुरल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल वर्ड का मतलब होता है जमीन के ऊपर ही, और एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब पानी में, जैसे रिवर हो गया, लैक हो गया, पाउंड हो गया, ओशन हो गया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या हो गया, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रास लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कौन सा हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जंगलात का एरिया। ग्रास लैंड मैदान है, इसमें भी जगह जगह पे प्लांट्स पाए जाते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट मतलब बंजर, बंजर कोल्ड भी डेजर्ट हो सकता है और हॉट डेजर्ट भी हो सकता है। और ग्रास लैंड इकोसिस्टम कहां पे होगा, ग्रास लैंड इकोसिस्टम दो तरह का होगा, एक है टेम्परेट ग्रास लैंड और एक है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, इसको समझना, ग्रास लैंड इकोसिस्टम दो तरह का, एक है टेम्परेट ग्रास लैंड, एक है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होता है ये ह्यूमिडिट होता है, ह्यूमिडिट होता है, इक्वेटर से इक्वेटर के पास होता है। इक्वेटर, इक्वेटर मतलब कैसे, ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच जो लाइन है वो कौन सी है, इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास जितने भी रीजन आते हैं वो ट्रॉपिकल आते हैं, और इक्वेटर से दूर जाते वक्त कौन से रीजन आते हैं, टेम्परेट। कौन सा, टेम्परेट। और टेम्परेट रीजन में क्या होगा, ये नॉट ह्यूमिडिट, यहां पे ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती है। अब मुझे आपने एग्जांपल में बताना है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की एक एग्जांपल बता देनी है और टेम्परेट ग्रासलैंड की एक एग्जांपल बता देनी है।
ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन सी है और टेम्परेट कंट्रीज कौन सी हैं, ये कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। ठीक है, अगर आप इकोसिस्टम के हिस्से देखो, इसके कंपोनेंट देखो या पार्ट्स देखो, कंपोनेंट्स देखो या इसके पार्ट देखो, एक है बायोटिक, एक है एबायोटिक। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिंदा, जिसके पास क्या है, लाइफ है। तो लाइफ किस किस के पास है, दैट इज प्रोड्यूसर के पास, कंज्यूमर के पास और डिकम्पोजर के पास। प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल होती है और ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हैं, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद कंज्यूमर फीड ऑन द प्लांट्स, ये प्लांट्स पे फीड करते हैं और ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। डिकम्पोजर में फंजाई आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। जो प्लांट मर जाता है उसको डिकम्पोज करते हैं, जो एनिमल मर जाता है उसको डिकम्पोज करते हैं। ये डेड पे फीड करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं जनरली। और अगर एबायोटिक कंपोनेंट देखें तो नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग में क्या आती है, लाइट आता है, पानी आता है, सॉइल आता है और ह्यूमिडिटी आती है। अब तू लाइट को देख तो सूरज से आती है, सनलाइट कहां से आती है, लाइट कहां से आती है, सूरज से आती है। पानी आप देखो तो हाइड्रोस्फीयर है, उसमें कितने सारे जानवर रहते हैं। जो हाइड्रोस्फीयर में जानवर रहते हैं वो कौन से, बायोटिक कंपोनेंट। और सॉइल तो मिट्टी है, इंडिया में मिट्टी को माता बोला जाता है, इंडियन लैंड को माता बोलते हैं। तो कितने सारे प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पलते हैं। ह्यूमिडिटी को बोलते हैं नमी। ठीक है, फिर है फंक्शनल ऑफ इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है, इकोसिस्टम यही जो हमारा इर्द गिर्द का इकोसिस्टम है, मेरा मतलब मेरा और मेरा एनवायरनमेंट, ये जो आप इकोसिस्टम देखते हो, जैसे प्लांट है और उसके साथ में क्या है, एयर है। तो एयर नॉन लिविंग, प्लांट क्या है, लिविंग, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते तो बनता है इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम का क्या फायदा है, पहला फायदा है कि ये प्रोडक्टिविटी देता है। प्रोडक्टिविटी मतलब ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस द बायोमास। बायोमास का मतलब क्या हो गया, ये खाना प्रोड्यूस करता है। दूसरा, जो गंदमंद है उसको क्या करता है, डीकंपोज करता है। डीकंपोज मतलब जो आपका वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे आपकी बॉडी डेड होगी, अब आप उसको किस में डाला गया, कब्र में, तो कब्र में वो डिकम्पोजिशन हो जो होती है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। वो भी किसका काम है, इकोसिस्टम का ही काम है। एनर्जी फ्लो होती है, मतलब अगर आप ध्यान से देखो, प्लांट से एनर्जी जाती है किसके पास, कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से किसके पास जाती है, डिकम्पोजर के साथ। तो एक एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे मुझे एनर्जी कहां से मिली, प्लांट से, प्लांट को कहां से मिली, दैट इज सनलाइट से। फिर उसके बाद है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल को मैं अच्छे से समझाऊंगा चैप्टर नंबर 6 में। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल भी फंक्शन किसका है, दैट इज इकोसिस्टम का। हम पहला फंक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल बायोमास, कितना खाना बन रहा है। खाना मतलब खाने से मिलती है एनर्जी, प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी दो तरह की है, एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब शुरू में कितना खाना बना होगा या कितना एनर्जी बनी होगी। बायोमास प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और बायोमास प्रोड्यूस बाय द हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देख, ये खाना बनाएंगे ना, इन्होंने कितना खाना बनाया, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और हम प्लांट्स को खा के जो हमारे पास खाना बनेगा, हम भी अपने अंदर कुछ खाना बनाते या बायोमास बनाते, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब नेट बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट विदाउट रिस्पायरेशन। मतलब कितना उसने कितना टोटल खाना खाया और उसने अपनी बॉडी के अंदर उसको कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं किया। कितना खाना खाया और उसने बॉडी के अंदर उस खाने को कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं किया। मतलब सूरज की रोशनी थी 100, तो इसने 100 को ही क्या बना दिया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब इसने 100 को ही क्या कर दिया, अपने अंदर इसी 100 का खाना बना दिया। अब उसको यूज नहीं किया। अब ये खाना कुछ यूज करेगा प्लांट्स, मतलब इसमें से 20 उसने यूज कर लिया और 80 बच गया उसकी बॉडी में, जिसपे फीड कौन करेगा, कंज्यूमर। तो उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होगा, द नेट बायोमास प्रोड्यूस आफ्टर द रिस्पायरेशन। मतलब पहले तो खाना बना था उसकी बॉडी में, उसमें से कुछ खाना उसने खुद यूज किया। ठीक है, देख, नेट खाना कुछ बना होगा जिसको बोलते हैं ग्रास प्रोडक्टिविटी।
उसमें से कुछ उसने खा लिया या खुद यूटिलाइज कर दिया, जो बच गया जिस पे कंज्यूमर आके फीड करेंगे उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब हम जब खाना खाते हैं हमें उससे मिलती है एनर्जी, जो खाना हमारी बॉडी में बच जाता है एज अ बायोमास, उसको बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डिकम्पोजिशन दूसरा फंक्शन है इकोसिस्टम का। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया? तोड़ना। प्रोसेस इन विच कंप्लेक्स, जैसे मैं मरा, मेरे अंदर बहुत सारा कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है ना, एनपीके। ऐसे मतलब कंप्लेक्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो टूट के सिंपल सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ये भी इकोसिस्टम का एक फंक्शन है। स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या होगा? पहले होगा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग, तीसरा है कैटाबोलिज्म और चौथा है ह्यूमिफिकेशन। हर एक स्टेप में इस डायग्राम से या इस फोटो से आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये मेरे पास है एक ट्री, इसका पत्ता हुआ डेड और ये गिरा जमीन के ऊपर, ये पत्ता डेड है। ऐसे पत्ता भी गिर सकता है, फ्लावर भी गिर सकता है, फ्रूट भी गिर सकता है, और इन सारे गंदमंद को बोलते हैं डेट्राइटस। अब क्या होता है कि पत्थर आने जाने की वजह से या कुछ वॉर्म्स इसको क्या करते हैं, किसमें तोड़ देते हैं? फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो अर्थ वार्म है, ये अर्थ कीड़ा इसको ऐसे ऐसे चलता है इसके ऊपर और इसको क्या कर देता है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। अब इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लीक हो जाते, वो न्यूट्रिएंट जब जमीन में जज्ब हो जाते, न्यूट्रिएंट जब कुछ न्यूट्रिएंट, सारे नहीं, कुछ न्यूट्रिएंट जब जमीन में जब्त हो जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के बाद, तो दूसरा क्या स्टेप आ जाता है? लीचिंग। अब ये फ्रेगमेंट्स को मैंने उठा के ये रखा और बैक्टीरिया ने इसके ऊपर एंजाइम छोड़े और इसको और छोटा छोटा बोल बना दिया, दैट इज मोर सॉल्युबल। इस स्टेप को बोलेंगे कैटाबोलिज्म। मेरी बात को अच्छे से समझना। डेट्राइटिस से बड़े फ्रेगमेंट, कुछ मिनरल जमीन के नीचे, लीचिंग, जो बच गया उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाए बैक्टीरिया ने एंजाइम रिलीज करके, इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। इसी को क्या बोला जाता है? कैटाबोलिज्म। अब मेरी बात अच्छे से समझना, इधर मेरी बात अच्छे से समझना। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, मैं इधर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये वाले जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इसको मैंने उठाया और ये रखा। ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है मैंने उसको उठाया और ये रखा। सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल जब ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस कौन सा हो गया? दैट इज सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये अक्सर साइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और अगर ये जो सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं ये कन्वर्ट होते हैं मिनरल्स में, तो इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मतलब ये पूरे जो पत्ते या डेट्राइटिस था वो टूट जाते हैं ह्यूमस में और मिनरल्स में, वो रहते हैं जमीन में और जमीन से नए प्लांट्स उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करते हैं। इस तरह से डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन पहला काम गंद को साफ करता है और दूसरा काम जमीन को फर्टिलिटी देता है नए प्लांट्स के लिए। उसके बाद है एनर्जी फ्लो। तीसरा फंक्शन के इन्वायरमेंट में क्या होता है? एक एनर्जी फ्लो होता है। द एनर्जी इज फ्लो फ्रॉम सन टू प्लांट्स टू कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर्स। ठीक है, एनर्जी है। सबका बाप क्या है? सन। ये सन हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ये क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्या है? एनर्जी है। इस सूरज की रोशनी को ये कौन ट्रैप करता है? प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस से ये बनाता है फूड। इस फूड को खाते हैं कंज्यूमर। तो एनर्जी यहां से इधर ट्रांसफर हुई, यहां से इधर ट्रांसफर हुई, यहां से फिर डिकम्पोजर के पास ट्रांसफर हुई है। दैट इज एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम। अब क्या है? फूड चेन क्या है? फूड चेन भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से एनर्जी प्लांट से डिकम्पोजर तक पहुंचती है। क्या है? द सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सीरीज है, फीडिंग वन ऑन एन अदर, जो एक दूसरे पे क्या करती है? फीड ऑन करती है, एक दूसरे को क्या करती है? खाती है।
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू कंज्यूमर। देख जैसे ग्रास है, ग्रास ने फोटोसिंथेसिस की, इसने फूड बनाया, इस फूड को किसने खाया, फिर ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खाया। तो ये एक चेन बन गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो ये बताती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है, डिपेंडेंट है। इसको बोलते हैं फूड चेन। अब नेचर में एक्चुअल में फूड चेन होता नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ रोटियां खाता हूं, अगर रोटी ना मिले तो चावल भी तो खा सकता हूं। तो मैं अल्टरनेट सोर्स पे जाता हूं, मतलब एक सीक्वेंस, मतलब जो कट शॉर्ट सीक्वेंस है वैसा कुछ फॉलो नहीं होता। फॉलो क्या होता है, फूड वेब। फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। यहां से शुरू करते हैं। जैसे ये क्या है, जैसे ये क्या प्लांट, देख ये प्लांट या मैं बोलूं ग्रास, देख इस ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, फिर ईगल खाता है, ठीक है। इस घास को माउस भी खा सकता है, फिर ईगल खाता है। जैसे ये वाली चेन जुड़ गई ईगल के साथ, ये वाली चेन भी जुड़ गई ईगल के साथ। फिर मैं बोल रहा हूं इसी घास को इस घास को माउस खाता है, माउस को स्नेक भी खा सकता है, तो ये वाली इधर जुड़ गई। समझ आएगी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं इन ट्रीज पे फीड करता है डियर, और डियर पे फीड करता है क्या, स्नेक। और डियर अगर ऐसे मर भी जाए तो इसको कौन खा सकता है, दैट इज ईगल खा सकती है। तो देखो हर एक फूड चेन आपस में क्या है, कनेक्टेड है। जैसे देख जैसे स्नेक को चूहा ना मिला वो डियर खा सकता है, स्नेक को चूहा ना मिला। मेरे कहने का बात समझना, मैं क्या बोलने की चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं ये स्नेक है, इसको अगर डियर ना मिला चूहा खाएगा, चूहा ना मिला डियर खाएगा। इसके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ क्या है, फूड है। जैसे ईगल है, ईगल को फ्रॉग ना मिला चूहा खाएगा, चूहा ना मिला स्नेक खा लेगा। जैसे हमारे केस में भी ऐसा होता है, रोटी ना मिली चावल चलेंगे, चावल ना चले मीट चलेगा, मीट चलना चले सब्जी चलेगी, सब्जी ना चले फ्रूट चलेंगे। दिस आर द, ये बताता भी किसको है, दैट इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को, कि भाई सब एक ही सोर्स नहीं है। मतलब जैसे ये है तो हमेशा फ्रॉग ग्रास होपर पे फीड नहीं करेगा, वो छोटे छोटे इंसेक्ट भी खा सकता है। और इंसेक्ट क्या खाते होंगे, तो ये एक फूड चेंज थी जो इस फूड के साथ कनेक्टेड होगी, इसको क्या बोलते हैं, फूड वेब। अब है ट्रॉफिकल लेवल। ट्रॉफिकल क्या होता है, ट्रॉफिकल लेवल मैं बोल रहा हूं ईच लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिकल लेवल। व्हाट इज ट्रॉफिकल लेवल, ट्रॉफिकल लेवल क्या है मेरी जान, ट्रॉफिकल लेवल क्या है, ये लेवल, ये ट्रॉफिकल लेवल है, ये भी ट्रॉफिकल लेवल है, ये भी ट्रॉफिकल लेवल है, ये भी ट्रॉफिकल लेवल है, और ये भी क्या है, ट्रॉफिकल लेवल। हर लेवल फूड चेन में क्या है, ट्रॉफिकल लेवल है। जैसे ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक एंड बैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, फूड चेन। और हर एक लेवल क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिकल लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देख फर्स्ट ट्रॉफिकल लेवल पे कौन है, प्रोड्यूसर, फिर इसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला टर्शियरी कंज्यूमर, और लास्ट में आता है डिकम्पोजर, जो सबको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। 10% लॉ, 10% क्या लाता है, बोलता है कि एक ट्रॉफिकल लेवल से दूसरे ट्रॉफिकल लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या कर सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। क्या बोल रहा है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिकल लेवल टू अनदर ट्रॉफिकल लेवल। मतलब अगर इसके पास 1000 जूल एनर्जी है, 10,000 जूल एनर्जी है, तो यहां से सिर्फ 1000 जूल ही ट्रांसफर हो सकती है। 10,000 का 10% कितना होता है, 1000। फिर यहां से कितनी, 100 जूल, यहां से इधर कितनी, 10 जूल। मतलब सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। और मुझे बताना कि 10% लॉ किसने दिया है, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने 10% लॉ दिया था, कमेंट सेक्शन में बताना। अब है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखिए पिरामिड्स जैसा दिख रहा है, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स हैं वैसा दिख रहा है हमारे पुंछ में। अगर मैं जिस 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 जगह खड़ा हूं वहां से अगर मैं पार एक माउंटेन को देखूं, बीच में दरिया है हमारे इधर, ठीक है, माउंटेन को देखूं तो वो इसी तरह दिखता है। अगर आप ध्यान से देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास, बायोमास मतलब फूड, एनर्जी
and number of each trophical level is called the ecological pyramid। मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड कुछ नहीं है, ग्राफ है। जो ग्राफ क्या शो करता है, किसी भी ट्रॉफिकल लेवल का नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। मतलब इस प्रोड्यूसर में, मतलब प्रोड्यूसर के पास मतलब कितने नंबर हैं, मतलब कितने प्रोड्यूसर हैं, कितने प्लांट्स हैं, कंज्यूमर कितने कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर कितने डिकम्पोजर हैं, प्रोड्यूसर के पास कितना बायोमास है, कंज्यूमर के पास कितना बायोमास है और डिकम्पोजर के पास कितना बायोमास है। आप अक्सर देखते हो कि जो बेस होता है वहां प्रोड्यूसर लेते हैं, मिड में हम कंज्यूमर रहते हैं और टॉप पे हम डिकम्पोजर्स लेते हैं। अब मेरी बात याद रखना, 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। इन इकोलॉजिकल पिरामिड को दूसरा क्या बोलते हैं, एल्टोनिक पिरामिड। क्योंकि देने वाला कौन था, एल्टोन था, एल्टोन। ये क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर कौन क्या बताएगा, पिरामिड ऑफ नंबर ये बताता है कि किसी भी ट्रॉफिकल लेवल में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं। जैसे प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कम होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर और कम हो जाते हैं और टर्शरी कंज्यूमर और कम हो जाते हैं। तो ये यहां पे ये कौन सा आ गया, पिरामिड ऑफ नंबर। ये क्या है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। हो सके तो डिकम्पोजर उससे कम होते हैं, ये भी बता देना। फिर क्या, बायोमास पिरामिड। मतलब ये बायोमास पिरामिड आपको क्या बताता है कि किसी भी ट्रॉफिकल लेवल में कितना फूड है या कितना बायोमास है। देखो प्रोड्यूसर के पास ज्यादा है, मान के चलो कि 10,000 जूल है, यहाँ पे 1000 जूल है, यहाँ पे 100 जूल है, यहाँ पे 10 जूल है और यहाँ पे कितना है, 1 जूल है। यहाँ पे कितना है, 1 जूल है। ठीक है, नहीं समझ आया कि नहीं आया? ये क्या बताता है, दैट इज बायोमास पिरामिड। ठीक है, प्रोड्यूसर के पास ज्यादा खाना होता है, फिर उसके बाद कम 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 कम। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वाटनरी कंज्यूमर या टर्शनरी कंज्यूमर, ये आपको पता ही है। एनर्जी ऑफ पिरामिड, एनर्जी ऑफ पिरामिड क्या बताएगा, वो किसी भी ट्रॉफिकल लेवल की एनर्जी बताएगा। जैसे वो बोलता है प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास ज्यादा एनर्जी होती है, ये 10,000 जूल एनर्जी, फिर यहां से 10% ही ऊपर जाती है तो 1000 जूल। यहां से आपको कितने प्रतिशत जाती है, यहां से आपको जाती है 100 जूल, यहां से ऊपर कितना जाती है, 10 जूल। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे की तरफ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अगर मतलब यहां पे 100 आई, 10 ऊपर गई तो 10% ही ऊपर गई, फिर उसका 10% का 1%, एक का 0.1%। बाकी जो एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिज्म उस लेवल का या तो लूज कर देता है या अपने आप पे खर्च कर देता है। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल, क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, मेरी बात अच्छे से समझना। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अगर आप अच्छे से देखो तो एक इलाका था हमारे गांव में, पहले जब मैं वहां जाता होता था सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। आस्ता आस्ता मैंने देखा तो छोटी छोटी घास हुई, आस्ता आस्ता मैंने देखा कि वहां पे क्या है, पेड़ उगने आ गए। तो हुआ क्या कि एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस किया है। इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है, जब एक जगह पे एक लिविंग मेंबर की स्पीशीज दूसरी लिविंग मेंबर को रिप्लेस करे। द इंजन ऑफ सक्सेशन दैट कॉज द इकोसिस्टम चेंज। एक तो इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा, पहले घास था अब बड़े बड़े प्लांट्स आ गए, तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी, जो ग्रास वाली कम्युनिटी थी विद द अदर कम्युनिटी दैट इज ट्रीज। बात समझ है कि नहीं है? देख, द इंजन ऑफ सक्सेशन मतलब एक चेंज आ रहा है, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक आ रहा है, दैट कॉज द इकोसिस्टम चेंज, जिसकी वजह से इकोसिस्टम बदल रहा है। पहले वहां पे घास वाला इकोसिस्टम था, अब ट्री वाला सिस्टम आ गया। बात समझेगी, पहले वहां पे घास थोड़ा थोड़ा होगा, उसका ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, उसके पास एनर्जी कम होगी, और अब जब बड़े बड़े ट्रीज हैं उसके पास ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। मतलब एक एरिया में ऑर्गेनिक मैटर आस्ता आस्ता बढ़ रहा है,
और छोटे जो प्लांट्स वगैरह थे वो हट के उसकी जगह बड़े प्लांट्स आ रहे हैं। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरह का होता है, एक है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या हो गया कि बिल्कुल बैरन लैंड है या बिल्कुल रॉक है, उस रॉक के ऊपर पहले घास उगा, फिर छोटे प्लांट, फिर छोटे, फिर उनसे बड़े, उनसे बड़े, उनसे बड़े, और फिर ट्री आगे, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन टेक प्लेस ऑन द बैरन लैंड आर अ रॉक, जहां पे पहले कोई भी प्लांट पाया नहीं जाता था। सेकेंडरी सक्सेशन क्या था कि पहले रॉक था, उससे दूसरे छोटे प्लांट आए, बड़े प्लांट आए, बड़े प्लांट आए, बड़े प्लांट आए, फिर कुछ नेचुरल कैलामिटी आई जिसकी वजह से वो जो सक्सेशन हुआ था वो पूरा बिल्कुल तबाह हो गया, और फिर दोबारा ऐसी लैंड के ऊपर इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, ऐसी लैंड के ऊपर इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसमें पहले प्राइमरी सक्सेशन हो चुका था। इसमें प्राइमरी सक्सेशन बर्बाद हो चुका था ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी सक्सेशन हुआ है। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन हुआ, वो बर्बाद हुआ, और फिर सेकेंडरी सक्सेशन हुआ। जब सक्सेशन होता है तो कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है न्यूडेशन। न्यूटेशन का मतलब हो गया कि वहां पे बैरन रॉक्स होंगे। ठीक है, फिर होता है इन्वेशंस। इन्वेशन मतलब उन रॉक्स के ऊपर कहीं से सीड्स आ जाते हैं या स्पोर्स आ जाते हैं, किसके, छोटे ग्रास के, क्या बोलते हैं उसको, लाइकन के। फिर ये लाइकन आपस में क्या करते हैं, कंपीटीट करते हैं उसी एरिया में खाने के लिए, तो दैट इज कंपटीशन। फिर इनकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन से बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है। जहां पे ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाए तो वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो वहां पे एक कम्युनिटी हटती है और फिर दूसरी आ जाती है। बात समझे कि नहीं है, मतलब रिएक्शन होती है, फिर लाइकन हटेंगे, उसकी जगह ग्रास आ जाएगा, ग्रास हटेगा तो स्मॉल प्लांट आ जाएंगे, फिर बिग प्लांट आ जाएंगे, और लास्ट में ट्रीज जब आएंगे। तो ट्रीज जब आते हैं ना, तो जब ट्रीज आ जाते हैं तो फिर वो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमने घास से या लाइकन से शुरू करना है और ट्रीज पे खत्म करना है। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। दो तरह का इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है। एक, अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन पानी में हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होंगे, दैट इज बायोलॉजिकल सक्सेशन इन वाटर। पानी में डल लेक कोई गया होगा तो वहां पे ऑब्जर्व किया होगा कि पहले पहले सबमर्ज प्लांट थे, फिर आस्ता आस्ता फ्लोटिंग लीफ प्लांट आए, फिर रीड स्वैम्प्स आए, फिर मार्शी मेडोज आए, और इन फ्लोटिंग प्लांट्स के साथ ये फ्लोटिंग लीफ्ड प्लांट के साथ ये फ्लोटिंग प्लांट्स भी आए, फ्लाइकोप्लैंक्टॉन्स भी आए। बात समझ आई कि नहीं आई, इसके साथ आए, मतलब एक प्लांट की कम्युनिटी को रिप्लेस किया गया दूसरी प्लांट की कम्युनिटी के साथ। फिर क्या आया, वुडलैंड आया, और क्लाइमेक्स में आगे जाके क्या आए, ट्रीज आए। आप फोटो भी बना के आओगे तब भी चल जाएगा, इस पे से सवाल पक्का बनेगा। इसके बाद है जीरो सीर। जीरो सीर मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन लैंड, जमीन के ऊपर। इसको बोलते हैं जियार्क सक्सेशन। इसमें क्या होगा, शुरू में रॉक्स होंगे, फिर लाइकन आएंगे, माइसिस आएगा, ग्रासेस आएंगे, मिक्स्ड हर्बीवर्स आएंगे, फिर शर्ब्स आएंगे, यंग फॉरेस्ट होगा, फिर मैच्योर फॉरेस्ट होगा, और फिर क्लाइमैक्स फॉरेस्ट होगा। हो रहा क्या है कि बैरन लैंड के ऊपर अलग अलग कम्युनिटी के प्लांट्स आ रहे हैं, इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। यहां पे हमारा इकोलॉजी वाला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 होता है खत्म। मैंने बहुत अच्छे से ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है, होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा विद द न्यू माइक। मजा ही आ गया इसमें पढ़ा के। नोट्स में टेलीग्राम में डाल दूंगा। आज रात को मैं पूरी ईवीएस आपकी खत्म करूंगा। मैं भी यहां पे खड़ा हूं, तुम भी वहां पे पढ़ो। पूरा
1 या 2 दिन में लगा के इस ईवीएस को मारते हैं गोली। और बायो भी आप साथ साथ में पढ़ते रहना, बायो के 1 शॉट मैंने बहुत अच्छे से बना के रखे हैं। और एक चीज और समझ लेना कि पेपर इन्हीं 1 शॉट से ही बनेगा। गुड लक। गुड लक अजीब तरह से बोला सर, आप बोलते क्या हो? हम बोलते हैं क्या? बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद। बस कहानी खत्म, खड़ा हूं आपके साथ।